नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज के 28 मई 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमारे पास में जो इश्यूज़ हैं वो एक तो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, तो वो जानेंगे। दूसरा हम समझेंगे कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जुडिशरी की फंक्शनिंग को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तीसरा मुद्दा जो हम डिस्कस करेंगे वो है आर्यन खान का जो केस है उससे संबंधित। तो 3 मुद्दे हैं, इनको देखेंगे, बाकी एक पे नज़र और डाल लेंगे। फर्स्ट आर्टिकल है हाउ टू क्रैक द केस। आर्टिकल को लिखा है मेनका गुरुस्वामी जी ने। इनका ये कहना है कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है जिसके 3 पिलर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें एक तो पुलिस हो गई, एक जुडिशरी हो गई, एक जेल हो गई, ठीक है, तो इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, इन्वेस्टिगेशन के लेवल पे, और इन्वेस्टिगेशन का काम कौन करता है, पुलिस। तो बोला वहाँ पर ये साबित करना सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि कौन तो इनोसेंट है और कौन गिल्टी है। दैट मीन्स किसने वो क्राइम एग्जीक्यूट किया है, किसने क्राइम एग्जीक्यूट नहीं किया। बोले यहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रोल किसका, फॉरेंसिक साइंस का। क्योंकि जब फॉरेंसिक साइंस के बेसिस पे हम पूरा कलेक्शन कर लेंगे, इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे, तो वहाँ पर फिर विटनेसेस के ऊपर ज़्यादा रिलाई करने की ज़रूरत नहीं होती। भाई सीधी सी बात है, जहाँ पर कोई भी मुद्दा घटित हुआ है तो वहाँ जाकर के अगर पूरा डिटेल अगर इकट्ठी कर ली जाए तो ऐसे में फिर वहाँ पर लोग विटनेस कौन कौन थे, किसने आंखों देखा वो देखा था, उसके स्टेटमेंट लेने की इतनी नौबत नहीं आती जब अपनी फॉरेंसिक साइंस ही इतनी एडवांस है। तो यहाँ पर राइटर जो हैं वो बोल रही हैं कि खुद बेसिकली वकील हैं, ठीक है, तो बोले ये क्रिमिनल इश्यूज़ हो गए या फिर जो भी एक हायर ग्रेविटी वाले इश्यूज़ होते हैं जो जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो सकते हैं, तो बोलो उनको सॉल्व करने में फॉरेंसिक साइंस बहुत हेल्प कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉरेंसिक साइंस को डिफाइन करने के लिए कैथरीन रैम्सलैंड राइटर हैं एक, ठीक है, उनकी बुक है बीटिंग द डेविल्स गेम, अ हिस्ट्री ऑफ फॉरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। इस बुक में उन्होंने डेफिनेशन क्या दी है फॉरेंसिक साइंस की, कि फॉरेंसिक साइंस बेसिकली साइंटिफिक पर्सपेक्टिव की एक एप्लीकेशन है जिसमें आप लीगल प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए टेक्निक्स अप्लाई करते हो, इन्वेस्टिगेशन करते हो, और कोर्ट रूम के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करते हुए साइंस का यूज़ करते हो। अल्टीमेटली काम क्या हो रहा है कि भाई किसी भी इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए लीगल प्रोसेस के थ्रू कोर्ट रूम के प्रोटोकॉल की बेसिस पे आप इन्वेस्टिगेशन करो, तो उसमें जो साइंस का आप यूज़ कर रहे हो दैट इज़ फॉरेंसिक साइंस। इसमें एक्यूरेटली अगर हम बोलें तो आप साइंटिफिक डेटा को यूज़ कर रहे हो अपने प्रोसेस में, जिससे कि लीगल सिस्टम बड़ा एफिशिएंटली काम कर सके। तो इसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ पर जो भी कमियां हैं उन कमियों को ठीक किया जाए। बेसिकली इन्वेस्टिगेशन का काम क्या है, इन्वेस्टिगेशन का काम होता है कि जो भी हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस का मतलब कि ऐसा हुआ होगा, सर मेरे हिसाब से ये हुआ होगा, ये हुआ होगा, दया ऐसे हुआ होगा, लाइक समझ गए वो CID वाला जो इशू है वो देखो। तो फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन क्या डिसाइड करती है कि हाँ भाई वाकई में जो सोचा गया था वो बात सही है या गलत है, राइट। तो उन हाइपोथेसिस को डिस्कार्ड करने के लिए, डिसअप्रूव करने का एक अटेम्प्ट होता है, और उसी के लिए जो फॉरेंसिक साइंस है वो हेल्प करती है। इसमें बहुत सी मेथोडोलॉजीज़ होती हैं, जैसे कि ऑटोप्सी प्रोसीजर, बॉडी का एक छोटा सा पार्ट लिया, मान लो स्किन ले ली, DNA टेस्ट करवा लिया, ठीक है। इसके अलावा फिंगरप्रिंटिंग हो गई, टेस्टिंग हो गई, मैचिंग ऑफ पॉइजन, कि भाई वहाँ पर अगर कोई क्राइम हुआ है तो उसमें पॉइजन का इन्वॉल्वमेंट है तो पॉइजन की मैचिंग कर दी कि हाँ भाई ये कंटेंट हमें यहाँ पर भी मिला है, ये आपके घर में भी मिला है, ऐसे, ठीक है। ब्लड स्पेटर एनालिसिस, इसी तरीके से मशीन गन टू बुलेट, कि भाई किस बंदूक से गोली चली है, इस तरीके की चीज़ें इन्वेस्टिगेट करने में हेल्प करती है क्या, फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस के ये पिलर्स हैं। बोला इन चीज़ों पर काम किया जाता है जब किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन होती है और हम रिलाई कर रहे हैं फॉरेंसिक साइंस पे। फिर राइटर बोल रही हैं, बोले ये जो चार्म है, ये जो आइडिया है फॉरेंसिक साइंस का, बोले टेलीविज़न के डिफरेंट शोज़ में मिला है। यहाँ पर तो इन्होंने देखो सारे फॉरेनर्स के एग्जाम्पल दे दिए, हमने थोड़ा इंडियन ले लिया, CID वाला, कोई इशू नहीं, आगे चलो। फिर बोले क्रिमिनल को पकड़ने में जोड़ नहीं आता। खैर ये बात ठीक है कि जो वर्चुअल वर्ल्ड है या फिर ये कहो कि फिल्मी दुनिया है, वहाँ पर क्रिमिनल को पकड़ने में जोड़ नहीं आता, बट रियल लाइफ में थोड़ा सा मुश्किल होता है, इस तरीके की गुत्थियों को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है।
पर फिर भी अगर हम देखें तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहली प्रॉब्लम तो पुलिस एंड सिटीजन्स का रेशो एंड जजेस सिटीजन का रेशो। भाई क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की हम बात करें और जेल की भी बात कर लो, है ना, जेल स्पेस वर्सेस जो इनमेट्स हैं जो जेल में रखे जा रहे हैं उनका रेशो है वो भी हमारे बिगड़ा हुआ है। इसका मतलब सिटीजन्स जितने हैं उसके कंपैरिजन में पुलिस, सिटीजन जितने उतने जजेस और सिटीजन जितने उतनी जेलें, तीनों के रेशो में अगर आप देखो तो कमी है, तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ पर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज है ना, वो अभी भी नंबर्स में अच्छी खासी नहीं है। अगर हम सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरीज़ की बात करें ना, इंडिया में केवल 7 ही हैं। अब बोलो 130 करोड़ लोगों पर सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरी केवल 7 है सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, जिसमें कौन कहाँ पर है, हैदराबाद, कोलकाता, चंडीगढ़, दिल्ली, गुवाहाटी, भोपाल एंड पुणे। जिसमें दिल्ली वाली जो है वो तो देखो सीबीआई के अंडर में है, ठीक है, सीबीआई के बिहाफ पे अगर किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो उसको डील करती है। बाकी जो बची हुई 6 हैं उनका कंट्रोल जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विस, ठीक है, डीएफएसएस के अंडर में है, जो कि हाई क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करती है। और साथ में फॉरेंसिक सर्विस मेनली किस में होती है, जैसे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उसी में, ठीक है। वैसे तो हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात ही कर रहे हैं। तो ऐसे में एक तो सीबीआई के अंडर चला गया और बाकी 6 किसके अंडर में चले गए, डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज। इसके अलावा नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी अभी रिसेंटली स्टैब्लिश की गई है गुजरात में, ठीक है, जिससे कि हमारे यहाँ पर जो यूथ एनर्जी है, यंग एनर्जी है, उसको भी फॉरेंसिक साइंस में थोड़ा सा एक्सपर्टाइज दे दिया जाए तो और ज़्यादा अच्छा काम हो पाएगा। तो ऐसे में पहले एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस ये दिल्ली में स्टैब्लिश था, इसको देखो इंटीग्रेट कर दिया गया है इस नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ में, ठीक है, जो कि अभी गांधीनगर गुजरात में स्टैब्लिश किया गया है। तो ऐसे में हमारे यहाँ पर इंस्टीट्यूशन की बात भी करें तो सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन है बड़ा यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर बात आती है कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज़ की हम स्टेट लेवल पे बात करें तो उसमें 32 है स्टेट लेवल पे, और इसके अलावा 529 मोबाइल यूनिट्स हैं फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज़ की, जिनमें दिल्ली की बात करें तो उसमें एक स्टेट लेवल की एफएसएल है जिसमें 6 मोबाइल यूनिट है। ओवरऑल अगर देखें तो देखा जाए तो नंबर ऑफ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज़ बहुत कम है, इनएडिक्वेट है। तो कहाँ से आप क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन कर पाओगे, कहाँ पर प्रॉपर रिपोर्ट तैयार कर पाओगे? तो यहाँ इस चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है। पहले तो शॉर्टेज आ गई। अब दूसरा, फॉरेंसिक साइंस पे अगर हम रिलाय करें इंडिया में तो और एक और प्रॉब्लम आती है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए जो सैंपल्स आपने कलेक्ट किए उस पर्टिकुलर क्राइम की साइट से और वहाँ से वो डेटा आपने फॉरेंसिक लेबोरेटरी में भेज दिया तो इतना टाइम लगा देती है रिपोर्ट तैयार होने में। इतने में तो विटनेस से पूछताछ करके ही क्रिमिनल इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर देता है जस्टिस सिस्टम। तो आप बोलो कि कहाँ पर लेबोरेटरीज हैं वो इफेक्टिवली काम कर पा रही है। माना कि नंबर्स में कम है पर फिर भी डिले इतना हो जाता है कि वहाँ पर एक्चुअल में जो होना चाहिए काम वो यूज़ होने से पहले ही आप देखो कि विटनेस जो है, आंखों देखे गवाह, बोलो उन्हीं को बुलाओ, उन्हीं से पूछ करके स्टेटमेंट ले करके चल जाता है काम। इसका सिंपल सा तरीका है, एक स्टैट्स आप समझो कि 1985 में डीएनए टेस्ट डिस्कवर हो चुका था इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। आप देखो 2017 में द हिंदू में एक रिपोर्ट रिलीज होती है जिसमें ये था कि यूनाइटेड किंगडम ने यूके में लगभग 60,000 क्राइम्स के हर साल 60,000 क्राइम्स के डीएनए टेस्टिंग करवाई। जबकि इंडिया में अगर देखो तो हमारी पॉपुलेशन वहाँ के कंपैरिजन में आपको पता है कितनी ज़्यादा है, ठीक है, 13 गुना ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी, पर हमारे यहाँ पर अभी तक केवल 7500 केसेस में डीएनए टेस्टिंग हुई है और वहाँ पर एनुअली 60,000 होती है। अब आप देख लो कि कितना डिफरेंस है। तो इस चक्कर में बहुत ज़्यादा पेंडेंसी है, लैब्स में बहुत सारे केसेस ड्यू पड़े हैं और इतने में इधर पूरा रफा दफा हो जाता है मुद्दा, ठीक है। तो ऐसे में एक्यूरेसी भी नहीं आ रही है, फंक्शनिंग भी प्रॉपर नहीं आ रही है। इसके आगे फिर प्रॉब्लम देखें तो वो आती है कि लैक ऑफ लेबोरेटरीज क्लियर और लैक ऑफ एडिक्वेट क्वालिफाइड पर्सनल्स, ये एक इंपॉर्टेंट इशू आ रहा है। वैसे तो नेशनल यूनिवर्सिटी हमने लॉन्च कर दी 2020 में गांधीनगर में, पर फिर भी अभी भी क्वालिफाइड पर्सनल्स की जो क्वांटिटी जितनी होनी चाहिए, स्टाफ जो होना चाहिए, स्टाफ की शॉर्टेज है। इसमें देखो सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन भी दिया 2018 में, ठीक है, स्पीडी ट्रायल ऑफ अंडर ट्रायल्स प्रिजनर्स में। क्या कहा कि भाई हमारे यहाँ पर जो सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरीज़ हैं, ठीक है, वो हो गई, और स्टेट लेवल की फॉरेंसिक लेबोरेटरीज़ हैं, वहाँ पर वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा, उन वैकेंसीज़ को ठीक करो।
सेंटर में कितनी है 97, और साइंटिफिक ऑफिसर और 67 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की कमी है। ओवरऑल आप खुद देख लो कि कितनी शॉर्टेज हमारे यहाँ पर चल रही है। तो ऐसे में ओवरऑल एवरेज कितना और स्टेट लेवल पे कितना 50% वैकेंसी चल रही है। तो कहाँ से फिर फॉरेंसिक लेबोरेटरीज प्रॉपर काम कर पाएंगी? डिले तो डेफिनेटली होगा ही अपने आप में। देखो हमारे यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट का जो कॉन्सेप्ट ना, फिंगरप्रिंट मैच करवाने वाला, ठीक है, जब भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इन्वेस्टिगेशन होती है, उसकी शुरुआत 1896 में एडवर्ड हेनरी के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब आप देख लो कि इस चीज़ को साइड में कर दो। जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज़ हैं उनको स्टैब्लिश करना, उनमें पर्सनल्स को ट्रेनिंग देना, बोलो उसमें टाइम अच्छा खासा बीत चुका है। तो ऐसे में जो एक होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर जो पुलिस का सेगमेंट है, तो पुलिस में एक सेपरेट सेगमेंट होना चाहिए। वैसे तो बोलने को प्रकाश सिंह केस है ना, प्रकाश सिंह केस में जो बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस दी गई है उसमें ये बोला था ना कि लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का सेपरेट यूनिट क्रिएट करना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करने की बात कर रही है राइटर, कि पुलिस में ट्रेंड और स्किल्ड डिटेक्टिव कैडर तैयार करने की ज़रूरत है, जो कि कॉम्प्लेक्स या फिर कोई भी हीनियस क्राइम है, फॉर एग्जांपल रेप से संबंधित ये केसेस आते रहते हैं, तो इनको सॉर्ट आउट करने में ईजी रहेगा। इसके लिए क्या किया जाए, एक डेस्परेट नीड है कि प्रॉपर फैसिलिटी हो ट्रेनिंग की, स्टैंडर्ड्स हो हाई लेवल के, एजुकेशन प्रोग्राम चलाया जाए जिससे कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स प्रोड्यूस हो सके। फॉरेंसिक साइंस जो है वो इवॉल्विंग साइंस है, इसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं, पर अभी भी जितना अटेंशन हमारे यहाँ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो पॉलिटिकल विल अच्छी होनी चाहिए। किसी को 3rd डिग्री टॉर्चर देकर के अगर उससे स्टेटमेंट लो क्राइम को सॉल्व करने के लिए, उसके बजाय अगर हम वेल ट्रेंड फॉरेंसिक स्टाफ तैयार कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा है ना, जिससे कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और एफिशिएंटली काम कर पाए। तो ये चीज़ थी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एफिशिएंट काम करने के लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है जस्टिस अ क्लिक अवे। आर्टिकल को लिखा है यहाँ पर सैयद अली मुर्तज़ा नकवी। ये देखो एडवोकेट है, गवर्नमेंट एडवोकेट है। इनका ये कहना है कि रिचर्ड एरिक सुस्काइंड ने अपनी बुक द फ्यूचर ऑफ लॉ में ये लिखा कि आने वाले सालों की अगर बात करें तो लॉयर्स हैं वो अपनी लिटिगेशंस फाइल करेंगे और अपने जो भी लिटिगेंट्स हैं उनके साथ में बातचीत ईमेल के थ्रू होगी, ऑनलाइन कोर्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन कोर्ट्स एंड द फ्यूचर ऑफ जस्टिस, ये बुक भी इन्हीं की लिखी हुई है, रिचर्ड एरिक सुस्काइंड की। तो ऐसे में बोला टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, जस्टिस सिस्टम को काम में लेने का, या कोर्ट सिस्टम का ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो इंडियन जुडिशरी की बात करें तो देखो टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पर कोविड-19 आउटब्रेक होने से पहले ही यूज़ होने लग गया था, जहाँ पर जो रिकॉर्ड्स हैं जितने भी केसेस से संबंधित उनका डिजिटाइजेशन और ई कोर्ट्स को स्टैब्लिश करने की शुरुआत हो गई थी। पर हाँ, कोविड-19 ने और ज़्यादा एक्सेलरेट कर दिया है, जिसके चलते आज डिजिटल केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। मतलब ई फाइलिंग हो रही है केसेस की, वर्चुअल हियरिंग हो रही है, लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की। तो इस तरफ हम अच्छे से बढ़ पा रहे हैं। इंडिया की अगर बात करें तो देखो ये जो ई कोर्ट है, ई प्रोसीडिंग्स हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैनर में हम इन प्रोसीडिंग्स को लेके आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हमारे जुडिशियल सिस्टम को। तो ये ई गवर्नेंस का ही पार्ट आ गया। ई गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट हमारे 1990s में शुरू होता है और अच्छे से एक्सेलरेशन में कब आता है, जब हमारे आईटी एक्ट 2000 का एक्ट जो है वो लागू हो जाता है। तो ऐसे में 21st सेंचुरी जब स्टार्ट होती है ना, तो उस टाइम से लेकर अभी तक कोर्ट के रिकॉर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटाइज किया जा रहा है, ई कोर्ट स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। 2006 की अगर बात करें तो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान स्टार्ट हुआ, जिसके तहत ई कोर्ट स्टैब्लिश करने की बात कर दी और डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स ये स्टार्ट कर दिया। और इसमें पहला कदम किसने उठाया था? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब आज के टाइम पे तो देखो डी.वाई. चंद्रचूड़ जी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ठीक है, बट उस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट हुआ करते थे। तो इनके टाइम पर आप देखो 1 साल में मतलब टारगेट फिक्स कर दिया था कि कम से कम 1 करोड़ केसेस को डिजिटल मैनर में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, जो है उनको कन्वर्ट करो और जो नए आ रहे हैं उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू ही लो। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि डिजिटाइजेशन हमारे यहाँ कितना ज़्यादा हो रहा है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? देखो रिकॉर्ड मेंटेन में, भाई सीधी सी बात है, कोई केस है 10 साल पुराना, 15 साल पुराना, 25 साल पुराना, अब उसका रिकॉर्ड अगर कहीं फाइल्स में दबा हुआ पड़ा है तो उसको मैन्युअली एक तो प्रिजर्व करना, पता नहीं आग लग जाए, लगती रहती है कई बार।
आग लग जाए कहीं पे, पानी की भरने की वजह से वो पानी से ख़राब हो जाए कागज़, इसकी बजाय बोल रहा है अगर वो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे स्टोर्ड हो तो प्रिजर्व करना भी आसान है और उसको सर्च करना भी आसान है। भाई सीधी सी बात है, एक तो कि आप इंडेक्सिंग देखोगे, फाइल ढूंढोगे, कहाँ कहाँ मुश्किल होती है, और एक आप अपने कंप्यूटर में जा करके आप Ctrl+F डाल लो एक PDF में सर्च करने के लिए और डाल दो कि हाँ क्या वर्ड आप ढूंढना चाहते हो, वो अपने आप आपके सामने सर्च करके डाल देगा। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेसेबिलिटी भी आसान होती है। इस चीज़ के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस अभय सिंह केस में क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर किसी भी कन्विक्ट के खिलाफ में जो भी सबूत है, जो भी फाइल्स हैं, वो अगर ख़त्म हो जाती हैं, कहीं पर भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो उस कन्विक्ट को फ्री कर दो। अब आप देखो कि किसी भी क्रिमिनल के खिलाफ में कोई केस फाइनल भी हो चुका है तो भी अगर रिकॉर्ड ख़त्म हो जाता है तो वो बंदा इजीली फ्रीली घूम सकता है आराम से। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में बहुत कुछ हेल्प करने वाली चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट होने का फ़ायदा क्या है कि मान लो किसी रिकॉर्ड को ढूंढ के लाना है और वहाँ पर कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, तो उसमें टाइम कितना लग जाता है, वो टाइम कंजम्पशन है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा, मान लो किसी लोअर कोर्ट से केस में अपील हुई है और पहुँचा है कहाँ पे, हायर कोर्ट में, ठीक है। तो अपील में हायर कोर्ट के पास जैसे ही मुद्दा पहुंचा तो लोअर कोर्ट से जो भी डिटेल मांगनी होगी उसमें कितना डिले लग जाता है अगर कागजी कार्रवाई में फंस जाए तो। इसी केस में अगर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे है तो यहाँ पर जो हायर कोर्ट के जज हैं उनको उस पर्टिकुलर केस की एक्सेसिबिलिटी दे दो, ठीक है। अब एक्सेसिबिलिटी दोगे तो वो आराम से वहीं बैठे बैठे, मतलब आप मानो कि विद इन सेकेंड्स एक्सेसिबिलिटी इंश्योर हो सकती है कि नहीं, कितना टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो बोले ये चीज़ की जा सकती है, नहीं तो केस में इतना टाइम लग जाता है जिसकी मतलब कोई गिनती नहीं है। दूसरी तरफ अगर देखें तो डिजिटाइजेशन या केसेस का जो फाइलिंग का जो सिस्टम है वो भी बहुत हेल्प करता है। जैसे कि केस अगर किसी लॉयर, कोई लिटिगेंट है जिसके ऊपर चल रहा है कि हाँ भाई इस बंदे ने ये गड़बड़ की है, तो वो बंदा पहुंचेगा किसके पास में, लॉयर के पास में। लिटिगेंट का मतलब हो गया कि क्रिमिनल खुद भी हो सकता है और विक्टिम भी हो सकता है, दोनों में से उन्हीं को लिटिगेंट बोलेंगे। वो अपने लॉयर से जाके बात करेंगे और केस को फिर वो अब डिजिटली एनरोल करेंगे। तो केस फाइलिंग किसके बेसिस पे होगी, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के थ्रू। इससे क्या होता है कि मान लो कोई एफिडेविट है, ठीक है, कि हाँ जी मेरा ये एक तरीके एफिडेविट का मतलब स्टेटमेंट जो दिया जाता है, ठीक है, लिटिगेंट के द्वारा वकील के थ्रू। अब वो एफिडेविट अगर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगा ना तो कभी भी उसको एक्सेस करना पॉसिबल हो जाएगा। दूसरी चीज, कोर्ट में हियरिंग की डेट क्या है, टाइम क्या है, उस चीज के लिए बार बार वकील को कोर्ट रूम में जाकर के या रिपोर्ट रूम में जाकर के अलग अलग सेक्शंस में जाकर चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। सिर्फ एप्लीकेशन पे टैप करो, पता पड़ जाएगा कि हाँ भाई कौन सी डेट को आपकी हियरिंग है, कौन सा टाइम रहेगा, क्या केस की नंबरिंग आ रही है। तो बोले इन चीजों में भी बहुत एफिशिएंसी आ जाती है। और इस चीज़ के लिए देखो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है ना, उसके द्वारा डायरेक्शंस इशू किए जा चुके हैं कि अब से केसेस फाइल ही किए जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के फाइल के थ्रू ही फाइल किए जाएंगे और ये मैंडेटरी बना दिया गया है 1 जनवरी 2022 से। इसके आगे फिर बात आती है वर्चुअल हियरिंग्स की। एक सेकेंड रुकिए प्लीज़। फिर बात आती है वर्चुअल हियरिंग, मतलब कोर्ट को फिजिकली ना कंडक्ट करके एक कैमरा स्क्रीन के सामने बैठ जाए जज, एक कैमरा स्क्रीन के सामने बैठ जाए विक्टिम्स, एक तरफ बैठ जाए जो भी अक्यूज्ड है वो। अब इनकी सुनवाई हो जाए वर्चुअल प्लेटफॉर्म के बेसिस पे, जैसे वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेज होती है उस तरीके से। तो इसमें देखो हर केस में तो पॉसिबल नहीं है, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर फिजिकल प्रेजेंस होनी ज़रूरी है, पर जिन केसेस में आसानी से हो सकता है और बिना किसी प्रॉब्लम के काम हो सकते हैं उनको तो कंडक्ट कराया जा सकता है ना। दूसरा, जैसे अभी तक अगर देखें तो क्रिमिनल केसेस में ही ज़्यादा वर्चुअल हियरिंग्स देखने को मिली है, तो क्यों ना मैट्रिमोनियल इश्यूज़ हैं, शादी से संबंधित जो इश्यूज़ हैं, डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित इश्यूज़ हैं, चेक बाउंस होने से संबंधित इश्यूज़ हैं, या फिर कोई मोटर व्हीकल एक्सीडेंट से रिलेटेड, कॉम्पनसेशन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, इनको भी तो ले जाया जा सकता है ना वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स पे। इससे क्या होगा, टाइम भी बचेगा और काम भी जल्दी हो पाएगा। इसके लिए देखो सुप्रीम कोर्ट का रीसेंट एक वर्डिक्ट है, ऊपर भी वर्डिक्ट्स हैं पर इनमें हाँ या ना है, इसलिए हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, हम टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का केस है, वर्डिक्ट है अंजलि भरमावर, ठीक है, भरमावर चौहान वर्सेस नवीन चौहान। इस केस में क्या कहा कि जो फैमिली कोर्ट्स हैं,
फैमिली कोर्ट कौन सा? गौतम बुद्धा नगर दिल्ली का ये केस है, ठीक है। तो गौतम बुद्धा नगर का जो फैमिली कोर्ट है वो मैट्रिमोनियल केस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कंडक्ट कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि फैमिली इश्यूज को तो इजीली अलाउ कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इसके अलावा बात आ जाती है, ये वर्चुअल हो गया। अब बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, मान लो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल केस है या फिर कोई ऐसा केस है जो कि पब्लिक या नेशनल इंपॉर्टेंस का है, तो उसका पता सबको होना चाहिए। तो ऐसे के मुद्दे पर अगर उसको लाइव स्ट्रीम कर दिया जाए तो सोचो कितनी ट्रांसपेरेंसी और ओपननेस आएगी जुडिशियल फंक्शनिंग में, है ना। तो इस केस में आप देखो कि जजमेंट है स्वप्निल त्रिपाठी में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लाइव स्ट्रीमिंग की जा सकती है। और आप देखो गुजरात हाई कोर्ट ने जुलाई 2021 में, ये पहला हाई कोर्ट बना जिसने लाइव स्ट्रीमिंग की थी अपनी फंक्शनिंग प्रोसीडिंग्स की। इस चीज़ को फिर फॉलो किया दूसरे जो हाई कोर्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कर्नाटका, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पटना, इन्होंने भी। तो ऐसे में ट्रांसपेरेंसी और ओपननेस जब जितनी आती है, देखो उतना ही कॉन्फिडेंस भी आता है। देखो सुप्रीम कोर्ट में, जुडिशरी में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है हमारे यहाँ पे, ठीक है ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ अलाउ कर दी है और हाई कोर्ट्स इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो इससे कितना फ़ायदा हो सकता है। पर हाँ, इसमें भी ये नहीं है कि सारे केसेज ही आप लाइव स्ट्रीम करो। भाई फैमिली का मुद्दा है, उसको लाइव स्ट्रीम क्यों करोगे फालतू, ठीक है। वो फैमिली की प्रिवेसी की बात आ गई। हाँ, मुद्दा अगर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, मुद्दा अगर नेशनल इंपॉर्टेंस का है, तो आराम से आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। फिर आगे चैलेंज क्या है? इंटरनेट कनेक्टिविटी। ये तो देखो कोविड के आउटब्रेक के बाद में एजुकेशन सिस्टम में भी जो ऑनलाइन हुआ उसमें प्रॉब्लम आती है, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी ठीक करने की ज़रूरत है। लॉयर्स को और जो भी जजेस हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने इक्विपमेंट तो सारे डेवलप कर दिए, उनके पास ट्रेनिंग ही नहीं है, ऑपरेट करना ही नहीं आता उन इंस्ट्रूमेंट्स को, तो वो भी उनको सिखाया जाए। तो प्रॉब्लम किस चीज़ की है? इक्विपमेंट्स की, कनेक्टिविटी की, ट्रेनिंग की, वो चीज़ें इन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना ज़रूरी है। इसके लिए प्रॉपर पॉलिटिकल विल भी होनी चाहिए, एक प्रॉपर अटेंशन भी मिलना चाहिए। सारे केसेस तो बेशक वर्चुअल हियरिंग या ई प्लेटफॉर्म, मतलब वर्चुअल हियरिंग में हम नहीं ले जा सकते या लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते, बट अप्रोप्रिएट केसेस, सर्टेन कैटेगरी की केसेस को तो आप इजीली कर सकते हो ना, ठीक है। इस चीज़ के लिए क्या किया जाए? जजेस, बार काउंसिल के जो एडवोकेट्स हैं, वो उनसे साथ में मिलकर के कंसल्टेशन पेपर तैयार किया जाए और फिर फाइनल बता दें कि हाँ इन केसेस के मुद्दों को हम सेटल कर सकते हैं। और फिर केस टू केस और डिसाइड कर ले कि हाँ भाई इस केस को हम वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे करें या फिर फिजिकली होना चाहिए। तो ये चीज़ क्या कर देगी? बहुत हेल्प कर देगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से जुडिशरी की फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव किया जा सकता है। आगे चलते हैं। फिर देखो एडिटोरियल पेज पे आर्यन खान का जो केस था, देखो वो स्क्रैप कर दिया गया है, ठीक है ना। और ये केस आपको पता है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा देखा गया था, ठीक है, जिसमें आर्यन खान और उनके दोस्त जो थे वो कहीं क्रूज़ पे थे। तो ऐसे में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने पूरा अच्छे से केस तैयार कर लिया था, ठीक है। तो ड्रग्स को कंट्रोल करने का जो तरीका था उस पर एक्शन लेने की शुरुआत हुई थी। अभी रिसेंट टाइम की बात करें, एक डेढ़ साल की, तो सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस था, उसमें भी रिया चक्रवर्ती को इसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन में लिया गया था। बट वही चीज़ है, इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम कहाँ है? वही क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का ही आइडिया है यहाँ पर भी। तो प्रॉब्लम क्या है? एविडेंसेस प्रॉपर नहीं थे, और एविडेंसेस प्रॉपर नहीं होता है ना, तो फिर जो मतलब जो गिल्टी है उसके फ्री होने के चांसेस पूरे हो जाते हैं, केस वहीं रफा दफा हो जाता है, ठीक है। तो एडिटर जो बोल रहे हैं वो ये कि एक तो इंस्टीट्यूशन को बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम में आने का एक सिनेरियो क्रिएट हो जाता है। एक इंडिविजुअल को आप इस तरीके से अगर केस में लेकर के आते हो, देखो सीधी सी बात है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में क्या कहा जाता है, हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या कहा जाता है, या जुडिशरी का स्टेटमेंट अगर देखो तो किसी भी इनोसेंट को सज़ा नहीं होनी चाहिए, चाहे गिल्टी 10 छूट जाएं या पूरे गिल्टी छूट जाएं, पर किसी भी इनोसेंट को सज़ा नहीं होनी चाहिए। अब इनोसेंट्स साबित करने के लिए या फिर गिल्टी साबित करने के लिए जो कहते हैं ना बर्डन ऑफ प्रूफ, वो फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पर आ जाता है कि भाई आप साबित करो कि ये बंदा गिल्टी है, ठीक है। अब गिल्टी साबित करने के चक्कर में अगर आप कुछ इंडिविजुअल्स को हरास करते हो, उनकी इमेज को मतलब बिगाड़ते हो, तो बोलो वो प्रॉब्लम फिर कहीं ना कहीं ज़्यादा इशू क्रिएट कर देती है, ठीक है। तो ऐसे में यही पॉइंट यहाँ पर बार बार बोला जा रहा है कि हाई प्रोफाइल केसेस में जिस तरीके से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इन्वॉल्व होती है और वहाँ पर अपनी टीआरपी या अपनी वैल्यू राइज करने के चक्कर में कुछ जो ऑफिसर्स हैं
जैसे यहाँ पर समीर वानखेड़े का नाम आया, एनसीबी के जो वहाँ पर डिप्लॉयड इंडिविजुअल थे, फिर उनको फिर बाद में ट्रांसफ़र भी कर दिया गया था, केस दूसरे बंदे ने देखा तो। और एनसीबी के जो ये समीर वानखेड़े जी हैं, इनके द्वारा बहुत सारे केसेस हैंडल किए हुए हैं बॉलीवुड से रिलेटेड, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि इंस्टीट्यूशन की फंक्शनिंग पर सवाल उठते हैं फिर, अगर इस तरीके से आपके पास में एविडेंस प्रॉपर नहीं होते और फिर बाद में केस को बंद किया जाता है। तो केवल व्हाट्सएप के मैसेजेस के बेसिस पे ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, ठीक है ना, पर वही चीज़ है कहाँ पर सेटल हुआ। तो पॉइंट यहाँ पर यही आ रहा है कि इंस्टीट्यूशंस का मिसयूज़ करना ठीक नहीं है, चाहे फिर वो कोई भी इंडिविजुअल हो। तो यहाँ पर राइटर एडिटर वो यही बोल रहे हैं कि समीर वानखेड़े ने जिस तरीके से यूज़ किया अपने इंस्टीट्यूशन को इस केस को हाईलाइट करने में, बोलो उनकी अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर फिक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक पॉइंट और आता है यहाँ पे। फिर एक और आर्टिकल है श्रीज स्टोरी। देखो अभी एक इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिया गया है, ठीक है, लिटरेचर में मिलता है ये, राइटिंग्स में। तो ऐसे में बुक का नाम है द टॉम्ब ऑफ सेंड, 2021 की ये बुक है। और बुक किसकी लिखी हुई है? डेजी रॉकवेल्स, जो कि डेजी रॉकवेल ने कहाँ से लिखी, खुद की क्रिएशन नहीं है ये, बेसिकली गीतांजलि श्री की बुक है, हिंदी का नोवेल है रेत समाधि, 2018 में लिखा था इन्होंने, और उसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन है ये टॉम्ब ऑफ सेंड, और इसी को इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसको मिला है ये बुकर प्राइज? रेत समाधि को। तो इस चीज़ के लिए हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमारे यहाँ पर लिटरेचर में काम बहुत अच्छा हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फ़र्क जो है इतना ही है कि हमारे यहाँ पर जो लैंग्वेज का जो ट्रांसलेशन होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनली सबसे ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड कोई लैंग्वेज है तो वो इंग्लिश है, ठीक है ना, इंटरनेशनली बोल रहा हूँ मैं, पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ। ऐसे तो पॉपुलेशन में मैंड्रिन मिल जाएगी आपको, चाइनीज जो लैंग्वेज है, पर पॉइंट यहाँ पर है इंटरनेशनल लैंग्वेज की, ठीक है। तो उस केस में प्रॉपर ट्रांसलेशन जब किसी बुक का होता है तो उसको रिजल्ट कितना अच्छा मिलता है, ठीक है ना। तो इस केस में यहाँ पर जो हिंदी में लिखा हुआ नोवेल है रेत समाधि, उसको ये बुकर अवार्ड दिया गया है, जो कि अपने आप में इंडिया की किसी भी लैंग्वेज में जो भी क्रिएशंस हैं उनमें पहला है ये ध्यान रख लेना, फर्स्ट है ये, ठीक है। इसके पहले इंडियन क्रिएशंस को इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ नहीं मिला हुआ है, ठीक है। इंडियन लैंग्वेज चाहे कोई सी हो, फिर वो चाहे तमिल हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे संस्कृत हो, ठीक है ना, कोई भी हो, पर हिंदी को मिला है ये अभी, ठीक है जी। तो बस यही चीज़ है, बाकी तो और कुछ इतना खास मुझे लगा नहीं। बाकी एक बार आप खुद से नज़र डाल लेना इसमें क्या है क्या नहीं है। डिस्कशन में जो कंटेंट था वो यहीं ख़त्म है। थैंक यू वेरी मच।